जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके चौथे लम्ब में हम लोग गुणमाला और सुरमंजरी की का उपकथा तो देख चुके हैं। उसके उपरांत गुणमाला के ऊपर हाथी का संकट आ गया था, तो उससे हाथी से जीवनधर कुमार ने गुणमाला को बचाया। उसके बाद में दोनों की परस्पर में निगाहें मिली और आपस में प्रेम भावनाएं उत्पन्न हुई। ये हम लोगों ने श्लोक नंबर 36 में देखा था, पेज नंबर 230 पर। आज हमको पेज नंबर 231 से श्लोक नंबर 37 से बात आगे बढ़ानी है। श्लोक देखते हैं हम लोग 37 नंबर का। गुणमाला काम व्यथा से दुखी, अशांत स्वांत संतापा निशांतम प्राप सा पुनः, नो चेद विवेक निरोगो रागाग्नि के न शाम्यति। अन्वयार्थ, फिर नहीं शांत हुआ है हृदय का संताप जिसका, अर्थात काम पीड़ा से संतप्त वह कन्या घर को चली गई। कौन सी कन्या की बात चल रही है? यहाँ पर गुणमाला की बात चल रही है। तो क्या हुआ? गुणमाला का हृदय शांत नहीं हुआ और काम पीड़ा से संतप्त होती हुई वह घर को लौट गई। अत्र नीति, यदि विवेक रूपी जल का प्रवाह नहीं हो तो फिर राग रूपी अग्नि किससे शांत हो सकती है? सरलार्थ, काम पीड़ा से संतप्त कुमारी गुणमाला दुखी अवस्था में ही अपने घर पहुंच गई, क्योंकि विवेक रूपी जल प्रवाह बिना राग रूपी अग्नि किसी अन्य साधन से शांत हो ही नहीं सकती। विशेषार्थ में और थोड़ा सा खुलासा किया, देखते हैं हम लोग। विवेक का दूसरा नाम भेद विज्ञान है। यहाँ पे विवेक का अर्थ भेद विज्ञान किया है। आपको जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। जिसको भेद विज्ञान की कला आ गई वही जीव वास्तव में विवेकी है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। विशेषार्थ फिर से देखते हैं। विवेक का दूसरा नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ही मुक्ति का सच्चा साधन है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा अन्य शरीर आदि द्रव्यों से सर्वथा भिन्न ही हूँ। काम क्रोधादि विकारी पर्यायों से मैं सदा भिन्न ही हूँ। मैं तो मात्र जानन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करने से स्वयमेव विकारों का अभाव अथवा मंदता नियम से होती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। विवेक के बल से ही कामादि विकारों पर सहजता से विजय पाई जा सकती है। गुणमाला विवेक रूपी जल प्रवाह के अभाव में काम व्यथा से दुखी होती हुई अपने घर पहुंची। यहाँ पे भेद विज्ञान को ही विवेक बताया गया। मैं इस तन से जुदा हूँ, मैं काम क्रोध आदि विकार से जुदा हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य घन ज्ञान का घन पिंड एक आत्मा हूँ। यदि ऐसा विवेक हो, परद्रव्य मेरे किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं, यदि ऐसा भेद विज्ञान अपने अंतर में जागृत हो, तो विवेकी जीव किसी भी काम व्यथा से वो दुखी नहीं हो सकता। ठीक है। विवेक के बल से ही काम आदि विकारों पर सहजता से विजय पाई जा सकती है। अब यहाँ पे गुणमाला क्या हो गया था गुणमाला के साथ? कि गुणमाला विवेक रूपी जल प्रवाह के अभाव में, मतलब विवेक गुणमाला के पास में विवेक रूपी जल प्रवाह का अभाव था। उसको विवेक नहीं होने से वो क्या काम व्यथा से दुखी हो रही थी और दुखी होकर अपने घर पर पहुंची। दुखी गुणमाला का अविवेक पना, श्लोक नंबर 38, पेज नंबर 232।
क्रीडाशुकं च प्रौहैषी तस्वद्वेदी स्वामिनः पुनः योग्यायोग्य विचारोऽयं रागाद्धानां कुतो भवेत्। अन्वयार्थ, और फिर उसने जीवंधर कुमार के समीप पाले हुए तोते को भेजा। अत्र नीति, निश्चय से राग से अंधे मनुष्यों को योग्य अयोग्य का विचार कहाँ से हो सकता है। पहले तो कथा में ये बात बताई कि उसने, गुणमाला ने एक तोता पाला हुआ था और उस तोते को उसने जीवंधर कुमार के पास भेजा। अब वो किस लिए भेजा वो तो आगे आएगा कहानी में। नीति का श्लोक ये बता दिया कि राग से अंधे मनुष्य, जो रागांध मनुष्य है, वो योग्य और अयोग्य का विचार नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते। ऐसा बता रहे हैं कि जैसे गुणमाला ने एक तोते को वहाँ पर भेज दिया जीवंधर कुमार के पास, समझो अपना प्रपोजल लेके ही भेजा है, तो उसने हिताहित का और योग्य अयोग्य का विचार किए बिना ही ये कार्य किया। सरलार्थ, कामांध, क्रोधांध, रागांध और धनांध, ये सभी जीव अंध अर्थात अज्ञानी या अविवेकी हैं। अतः ये अनुचित कार्य करने को भी तत्पर हो जाते हैं। गुणमाला भी कामांध हो गई थी, अतः उसने निर्लज्ज होकर पालित तोते के द्वारा स्वयं ही जीवंधर कुमार के पास संदेश भेज दिया। अब आज का ज़माना तो अलग है, लेकिन उस ज़माने में कोई भी स्वयं अपना संदेशा किसी गैर पराये इंसान के पास नहीं भेजता था। अपने माता पिता के थ्रू या और भी किसी बड़े बुजुर्ग के थ्रू संदेशा भिजवाया जाता था। लेकिन ये क्या हुआ था कि गुणमाला जो है वो कामांध हो गई थी, उस कारण उसने निर्लज्ज होकर, मतलब बेशर्मी से, उसने अपने पले हुए तोते को जीवंधर कुमार के पास भेजा संदेशा लेकर। यहाँ पे कामांध, क्रोधांध, एक तो काम से अंधे, दूसरा क्रोध से अंधे, तीसरा रागांध यानी राग में अंधे, और चौथा धनांध यानी धन के गुरूर में इतने अंधे। ये सभी जीव जो हैं, चारों प्रकार के जीव, ये सभी जीव अंध अर्थात अज्ञानी और विवेकी होते हैं। कामांध होकर भी आप अज्ञानी यानी अविवेकी रहेंगे, आप में विवेक नहीं रहेगा कामांध होने से। वो तो यहाँ पे ही एग्जाम्पल आ गया गुणमाला का ही। क्रोधांध, जिसको क्रोध की अग्नि जिसको जला रही है, तो वो हिताहित का, विवेक का कुछ भी विचार किए बिना कोई भी कार्य करेगा। वैसे ही रागांध, किसी राग से अंधा पुरुष होगा, वो भी वैसा ही करेगा। और धनांध, जिसको धन का ज़्यादा मद है, बहुत अधिक धन होने से जो मदमस्त हो गया है, वो भी विवेक अविवेक का विचार किए बिना ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टोरी में आगे कि गुणमाला ने अपने तोते को जीवंधर कुमार के पास संदेश देकर भेजा। 39 नंबर का श्लोक देखते हैं। तोते के प्रयास का वर्णन। चाटुम प्रायुक्त कीरोपी तम पश्यंत स्वेष्ट सिद्धये एतादृशेन लिंगेन परलोको ही साध्यते। अन्वयार्थ, तोता भी जीवंधर कुमार को देखकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए खुशामद करने लगा। तोता भी क्या करने लगा, जीवंधर कुमार के पास जाकर, जैसे ही उन्होंने उस तोते ने जीवंधर कुमार को देखा तो उनकी खुशामद करने लगा, जैसे उनको खुश करने लगा। और किस लिए कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसको एक कार्य करने भेजा गया है, प्रपोजल देकर गुणमाला ने उसको वहाँ पर भेजा है, इसलिए अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए वो जीवंधर कुमार के आगे खुशामद करने लगा। अत्र नीति, निश्चय से ऐसी प्रशंसात्मक बातों से ही दूसरे मनुष्य वश में किए जाते हैं। ये नीति का श्लोक यहाँ पे बता दिया कि आप किसी की भी प्रशंसा कर लो तो सामने वाला मनुष्य आपके वश में आ सकता है। सरलार्थ, तोता जीवंधर कुमार के पास पहुंचकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे खुशामदी या चापलूसी से भरी हुई बातें करने लगा, क्योंकि खुशामद भरी बातों से ही दूसरे मनुष्य को अपने वश में किया जा सकता है। विशेषार्थ, मनुष्य व्यवहार में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है, उसके माध्यम से ही समस्त व्यवहार चलता है। यदि मनुष्य की वाणी मधुर और विनम्रता से पूर्ण हो तो सामने वाले मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। निश्चित रूप से मनुष्य पर वाणी का प्रभाव पड़ता है।
अतएव मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गुणमाला का तोता जीवनधर कुमार से मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या बताएं यहाँ पे कि मनुष्य व्यवहार जो है, मनुष्य के व्यवहार में वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वही एक माध्यम है जिससे आप अपनी भावनाएं दूसरे सामने वाले के तक आपकी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। और यदि उस मनुष्य की वाणी मधुर है और विनम्रता से बोलने वाला है तो सामने वाला पुरुष और आकर्षित होता है, आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। निश्चित रूप से मनुष्य पर वाणी का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत लेता है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं 40 नंबर का। तोते द्वारा गुणमाला की भावना व्यक्त करना। विषयेषु समस्तेषु कामं सफलयन् सदा गुणमालाम जगन्मान्याम जीवयज्जीवता चिरम। अन्वयार्थ, तोते ने कहा, संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करते हुए और जगत में माननीय गुणमाला को अथवा अपने जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते हुए चिरकाल तक जीवित रहो। क्या बताया सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। तोते ने कहा, हे युवक श्रेष्ठ जीवनधर कुमार, आप पंचेंद्रियों के सभी विषयों का सुखपूर्वक भोग करते हुए अपनी और गुणमाला की कामनाओं को सफल करो और संसार में अपने मानवीय गुण समूह द्वारा गुणमाला की सुरक्षा करते हुए दीर्घ काल तक चिरंजीवी बनकर अपने जीवनधर नाम को सार्थक करो। इस प्रकार से तोते ने जीवनधर कुमार के आगे जीवनधर कुमार का गुणगान किया। उनको कहा कि आप चिरकाल तक, मतलब बहुत लंबे काल तक आप गुणमाला के साथ रहकर अपनी और गुणमाला की दोनों की कामनाओं को सफल करके संसार में मानवीय गुण समूह द्वारा गुणमाला की सुरक्षा करते हुए दीर्घ काल तक चिरंजीवी बनकर अपने जीवनधर नाम को सार्थक कीजिए। विशेषार्थ, गुणमाला जीवनधर कुमार को पति के रूप में स्वीकार करने की भावना रखती है। इस विचार को भली प्रकार से तोते ने जीवनधर कुमार के सामने रखा। जीवनधर कुमार ने भी तोते के भाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया। ठीक है ना, जो तोता मैसेज जीवनधर कुमार को देना चाहता था वो मैसेज जीवनधर कुमार के ख्याल में आ गया। श्लोक नंबर 41, जीवनधर कुमार का आनंदित होना। इत्याशिषा कुमारोपि तत्संदेशाच पिप्रये इष्ट स्थाने सति वृष्टस्तुष्टे ये ही विशेषतः। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार भी इस प्रकार के आशीर्वाद से और उस तोते के संदेश से अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस प्रकार से तोते ने बातें की, उस तोते की बातों को सुनकर उनका जीवनधर कुमार का चित्त प्रसन्न हुआ। अत्र नीति, निश्चय से इच्छित स्थान में हुई उत्तम वर्षा अधिकता से प्रसन्नता के लिए होती है। सरलार्थ, तोते से अपनी भावनाओं के अनुरूप गुणमाला का संदेश सुनकर और तोते के आशीर्वचन से जीवनधर कुमार अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि उपजाऊ भूमि में समय पर होने वाली वर्षा विशेष संतोषकारक फल देती है। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि दोनों ने, जीवनधर कुमार ने और गुणमाला ने, वो हाथी का उपद्रव दूर होने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के अंदर प्रेम भावनाएं जागृत हुई थी। और गुणमाला से रहा नहीं गया, इसलिए उसने अपने तोते को जीवनधर कुमार के पास संदेश देकर भेजा। जीवनधर कुमार भी मनी मन गुणमाला को चाहते तो थे। अब वो विचार ही कर रहे थे कि अपनी भावना कैसे मैं गुणमाला तक पहुंचाऊं या किस तरह से अपनी बात गुणमाला तक पहुंचाई जा सकती है। तब तक ये तोता आया, उसने गुणमाला की भावना जीवनधर कुमार के आगे स्पष्ट की, तो उससे दोनों के विचार मैच हो गए, गुणमाला के और जीवनधर कुमार के। इसलिए जीवनधर कुमार का चित्त जो है वो प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर नीति से ये बात बता दी गई कि उपजाऊ भूमि पर समय पर होने वाली वर्षा विशेष संतोषकारक होती है। विशेषार्थ, फल, जीवनधर कुमार तो गुणमाला को चाहते ही थे। स्वयं उसकी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुकूल संदेश सुनकर उनको अतिशय आनंद हुआ, जो कि स्वाभाविक ही है।
अगला श्लोक देखते हैं 42 नंबर का। जीवंधर कुमार का प्रत्युत्तर, अब उनको जवाब भी तो देना उस तोते को। प्रतिसंदेशमप्येष कीराय प्रत्यपादयत् प्रेक्षावन्तो वितन्वन्ति न हि हापेक्षामापेक्षिते। अन्वयार्थ, जीवंधर कुमार ने उस तोते के लिए संदेश का प्रत्युत्तर भी दिया। अत्र नीति, निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते हैं, अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते। क्या बता दिया यहाँ पर? जीवंधर कुमार ने उस तोते के लिए संदेश का प्रत्युत्तर दिया, जो तोता संदेश लेकर आया था उसका प्रत्युत्तर दिया। और निश्चय से, नीति की बात ये बता दी कि बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वो अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते हैं, अर्थात जो अपने को चाहते हैं उनका तिरस्कार नहीं करते हैं। सरलार्थ, जीवंधर कुमार ने भी गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर पत्र लिखकर तोते के द्वारा ही गुणमाला के पास भेज दिया, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु की उपेक्षा नहीं करते। वो भी चाहते ही थे गुणमाला को, तो उपेक्षा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। विशेषार्थ, जीवंधर कुमार विवेकशील और बुद्धिमान हैं, उन्हें गुणमाला की अपेक्षा तो थी ही, अतः उन्होंने तोते के द्वारा ही गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर भेज दिया, जिससे गुणमाला की भावनाओं की उपेक्षा ना हो, ताकि क्या डिले ना हो। एक तो यहाँ पे तोता उनको मैसेज दे के जाए और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जवाब ना दे, तब तक गुणमाला आकुलित व्याकुलित होती रहे और वो आकुलता उसकी मिट जाए। इसलिए तोते के साथ ही एक पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को एक पत्र में लिखकर उसके प्रस्ताव का प्रत्युत्तर दे दिया। श्लोक नंबर 43, गुणमाला का आनंदित होना। मुमुदे गुणमालापि दृष्ट्वा पत्रेण पत्रिणं स्वस्यैव सफलो यत्नः प्रीतये ही विशेषतः। अन्वयार्थ, गुणमाला भी तोते को पत्र सहित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अत्र नीति, निश्चय से स्वयं का किया हुआ यत्न ही सफल होने पर अधिक प्रीतिकर होता है। सरलार्थ, गुणमाला अपने तोते को जीवंधर कुमार के पुत्र सहित गुणमाला अपने तोते को जीवंधर कुमार के पत्र सहित आता हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तोता अपने मुंह में चोंच में जीवंधर कुमार का पत्र लेकर आ रहा था, तो वो देखकर उसको समझ में आ गया कि जीवंधर कुमार ने कुछ रिप्लाई दिया है, तो वो उस पत्र को देखकर बहुत आनंदित हुई गुणमाला, क्योंकि किसी कार्य विशेष के लिए किया हुआ अपना प्रयास सफल होने पर मनुष्य आनंदित होता ही है। आपने कोई कार्य करने के लिए कोई प्रयास किया हो और वो सफल हो जाए तो अपने को सहजता से आनंद की अनुभूति होती है। श्लोक नंबर 44, गुणमाला के माता पिता का भी प्रसन्न होना। पितरावेतदात्कर्ण्य मुमदाते भृशं प्रुना दुर्लभो ही वरो लोके योग्यो भाग्य समन्वितः। अन्वयार्थ, फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्र नीति, निश्चय से इस संसार में भाग्यवान उत्तम वर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अब जीवंधर कुमार जैसे वर से यदि कोई प्रत्युत्तर आया है तो माता पिता भी सहज खुशी उनकी व्यक्त होगी ही, क्योंकि ऐसा विवेकशील और इतना गुणवान जीवंधर कुमार जैसा गुणवान चरित्र अपनी पुत्री के लिए मिलना इस दुनिया में दुर्लभ होता है। सरलार्थ, जब गुणमाला के माता पिता ने पूर्वोक्त सब समाचार सुने तो उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि कन्या के लिए भाग्यशाली गुणवान और योग्य वर मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। अगला श्लोक देखते हैं 45 नंबर का। दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति का चित्रण। अथामुष्यायणो कोचिन्नीतो गंधोत्कटान्तिकं न हि नीच मनोवृत्तिरेकरूपा स्थिता भवेत्। अन्वयार्थ, इसके अनंतर प्रसिद्ध कोई 2 पुरुष गंधोत्कट के समीप गए, अर्थात उन्होंने जीवंधर कुमार एवं गुणमाला की प्रीति को अनुचित बताकर चुगली की। क्या हुआ?
याद दिलाने के लिए वापस बता दूं कि उस राजपुरी नगरी नामक देश के राजधानी के राजा थे ये गंधोत्कच राजा नहीं थे, काष्टांगार था। गंधोत्कच तो था जीवंदर कुमार के पुत्र जो जिन्होंने उनको दत्तक लिया था, तो वो उनके पिता के पास चले गए, सेठ गंधोत्कच के पास, और जाकर जीवंदर कुमार की और गुणमाला की चुगली कर ली, उनकी प्रीति को अनुचित बताकर उनकी चुगली कर ली। अत्र नीति निश्चय से नीच मनुष्य के मन की वृत्ति हमेशा एक सी स्थित नहीं रहती है। सरलार्थ, दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि उन्हें कोई सर्वोत्तम कार्य भी अच्छा नहीं लगता। अतएव दो प्रतिष्ठित परंतु नीच व्यक्ति सेठ गंधोत्कच के पास गए और उन्होंने जीवंदर कुमार एवं गुणमाला के प्रेम को अनुचित बताकर चुगली की। क्योंकि नीच मनुष्यों की मनोवृत्ति सदा एक सी स्थिर नहीं रहती, उन्हें चुगली करने में ही आनंद आता है। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यार जीवंदर कुमार और गुणमाला जो है दोनों परस्पर प्रेम में पड़ गए, और उसने तोते द्वारा चिट्ठी भेज दी। उस चिट्ठी को उनके प्रपोजल को, गुणमाला के प्रपोजल को जीवंदर कुमार ने भी एक्सेप्ट कर लिया। गुणमाला भी बहुत खुश हो गई। सारा वृत्तांत गुणमाला के माता पिता ने सुना और वो भी बहुत प्रसन्न हुए और शादी का प्रस्ताव आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये सब सुनकर कोई दो प्रतिष्ठित एवं बहुत ही नीच व्यक्ति सेठ गंधोत्कच के पास गए, जीवंदर कुमार के पिता दत्तक पिता थे, उनके पास गए और उनको सारा वृत्तांत बताकर उनकी चुगली की कि ये सब ऐसा तो अपने समाज में नहीं चल सकता। फिर नीति से ये बात बता दी कि नीच मनुष्यों की मनोवृत्ति सदा एक सी स्थिर नहीं रहती, कभी किस तरफ होते हैं कभी किसी तरफ होते हैं, उन्हें चुगली करने में ही आनंद आता है। उनके पास बात कैसे आई होगी कि वो गुणमाला के महल में होंगे या उसके आसपास होंगे, वहाँ से उन्होंने सारा वृत्तांत सुना होगा। तब उनके सामने उन नीच व्यक्तियों ने खुशी व्यक्त की गुणमाला के सामने कि नहीं चलिए आपको जीवंदर कुमार का प्रस्ताव आया है, और वहाँ सेठ गंधोत्कच के पास में जाकर गुणमाला की और जीवंदर कुमार की चुगली कर दी। श्लोक नंबर 46, सेठ गंधोत्कच द्वारा प्रेम का अनुमोदन। अनुमेने तयोर्वाक्यम श्रुत्वा गंधोत्कचोऽपि स अदोषोपहतो प्रेर्थः परोक्त्वा नैव दूष्यते। अन्वयार्थ, उन गंधोत्कच ने भी उन दोनों पुरुषों के वचन सुनकर अनुमति दी, अर्थात जीवंदर कुमार और गुणमाला की प्रीति की प्रशंसा की। यहाँ पे वो दोनों तो चुगली करने आए थे ताकि दोनों का रिश्ता, गुणमाला और जीवंदर कुमार का रिश्ता न हो सके, लेकिन सेठ गंधोत्कच ने भी उन दो पुरुषों के वचन सुनकर अनुमति दी, अर्थात जीवंदर कुमार और गुणमाला की प्रीति की प्रशंसा कर ली। ये तो बाजी उल्टी पड़ गई यहाँ पर। अत्र नीति निश्चय से दोष रहित पदार्थ दूसरे के कहने से दूषित नहीं हो जाते। हमारे पंडित जी बहुत इसका एग्जाम्पल देते थे कि यदि आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसमें खेद खिन्न होने की क्या आवश्यकता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपने चोरी की है, तो वो कहते थे कि आपने चोरी की है क्या? यदि की है तो भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहा है ना, तो सच बोलने के लिए आप क्यों दुखी हो रहे हो। और दूसरा, नहीं मैंने चोरी नहीं की और फिर भी वो मुझे चोर बुला रहा है, तब भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि जब आपने चोरी नहीं की तो उसके कहने से तो आप चोर नहीं हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से साबित होता है कि दोष रहित है, यदि आप पदार्थ यदि दोष रहित है तो दूसरे उसकी कितनी भी चुगली कर लें उससे वो दूषित नहीं होता है। सरलार्थ, सेठ गंधोत्कच ने उन दोनों चुगलखोरों की बातों को सुनकर भी जीवंदर कुमार और गुणमाला के परस्पर प्रेम की प्रशंसा की, क्योंकि दोष रहित पदार्थ किसी के कहने से दूषित नहीं हो जाते। आखिरी श्लोक है चौथे लंब का, विवाह संपन्न होना। सुताम विनय मालाया गुणमाला यथा विधि दत्ताम कुबेर मित्रेण परिणिज्ञेथ जीवक। अन्वयार्थ, इसके अनंतर जीवंदर कुमार ने कुबेर दत्त द्वारा दी हुई विनय माला की पुत्री गुणमाला का विधि पूर्वक वरण किया। सरलार्थ, तदंतर जीवंदर कुमार का विवाह कुबेर दत्त और विनय माला की सुपुत्री, यहाँ पे गुणमाला के माता पिता का नाम भी आ गया, पिता का नाम है कुबेर दत्त
और माता का नाम है विनयमाला। तो तदनंतर जीवंदर कुमार का विवाह कुबेर दत्त और विनयमाला की सुपुत्री के साथ शास्त्रोक्त विधि से आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ पर उनका दूसरा विवाह हो गया। पहला विवाह हुआ था उनका हाँ, पहला विवाह हुआ था गंधर्व दत्ता नाम की विद्याधरों की कन्या से, और यहाँ पर दूसरा विवाह हुआ है गुणमाला से। इस प्रकार से जीवंदर कुमार के दो विवाह संपन्न हुए। यहाँ पर ये चौथा लंब भी खत्म होता है। इति श्री वादीप सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणौ गुणमाला लंभो नाम चतुर्थो लंब इति। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए श्री जिनवाणी मात की जय हो।